कौन कहता है कि मंजिलें किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि मंजिलें किस्मत तय करती है। अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता ना हो। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने कोई रास्ता ना हो। तू अपना हुनर सुधार, सब चीज़ें आसान होती हैं। आज की सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, वार्डन साहब, अध्यक्ष साहब और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता के कुछ मानक होते हैं, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, और ये सभी अधिकार एक लोकतांत्रिक देश में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अगर लोकतंत्र के बारे में समझा जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए अब अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के लिए शासन। अर्थात जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करने वालों का चुनाव करती है। अगर प्राचीन समय की बात करें, जिस समय किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस समय अनेकों प्रजातियां अपने विकास की दौड़ में लगी हुई थी, लेकिन उनमें सबसे आगे कौन निकला? मानव। मानव ने अपने बुद्धि और विवेक के बल पर दो ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जिसके आधार पर उसने सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। पहला था पहिए का आविष्कार और दूसरा आग की खोज। इसी के आधार पर उसने अनेकों सभ्यताओं का विकास किया, जैसे कि मिस्र घाटी की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इन सभ्यताओं में उसने अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन स्तर को सुधार कर एक निम्न स्तर के जीवन से उच्च स्तर के जीवन का यापन किया। समाज में अगर देखा जाए, जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ है, वर्तमान समय तक मुख्यतः 4 प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती है। पहला होता है राजशाही शासन, अर्थात राजा के पास ही सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अर्थात राजा के शब्द ही उसका शासन होता है। लेकिन जनता जैसे जैसे अपने अधिकारों की मांग करने लगती है, उसके बाद फिर तानाशाही शासन आता है, अर्थात एक व्यक्ति सभी को अपने विश्वास में लेकर सारी शक्तियाँ अपने केंद्र में केंद्रित कर लेता है और शासन प्रणाली चलाता है। उसके बाद आता है कुलीन शाही शासन, अर्थात अब कुछ लोगों का समूह शासन करने लगता है और शासन प्रणाली चलाने लगता है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक शासन, अर्थात अब जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों का चुनाव करने लगती है। बाकी की जो 3 प्रणालियां हैं, उनमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर शासन करने के लोगों का चुनाव नहीं करती थी, लेकिन जनता लोकतंत्र में अपने ऊपर शासन करने वालों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार लोकतंत्र ही जरूरी क्यों है और वह सबसे ज़्यादा आवश्यक क्यों है? क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र होता है, वहाँ की जनता ऐसा महसूस करती है कि उन पर जो शासन कर रहा है वह उनके द्वारा ही चुना गया है। और कोई भी देश हो, समाज हो या राष्ट्र हो, उसके विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है, जैसे कि राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। अगर मैं अपने देश के बारे में बात करूं तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में संवैधानिक शासन प्रणाली है और हमारा देश एक मूल विधि के माध्यम से चलाया जाता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। और हमारे संविधान में वे सभी अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं जिसके आधार पर हम अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार करके अपने जीवन को उच्च स्तर तक ले जा सकें। अगर आप संविधान के आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, अर्थात अब सभी लोग जो हैं विधि के समान होंगे। अब किसी राजशाही का शासन नहीं है कि राजा की इच्छा करेगी जो कहे, अब उनके लिए विधि मूलभूत होगी और जिन भी लोगों का शोषण किया जाएगा उसे विधि संरक्षण प्रदान करेगी। अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी की जाति, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, किसी एक विशेष धर्म को आधार मानकर अन्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद जन्म स्थान, चाहे किसी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, गुजरात में हो या तमिलनाडु में हो, किसी एक विशेष स्थान को मानकर अन्य किसी विशेष स्थान के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, उन्हें किसी भी एक विशेष वर्ग को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, चाहे उसकी कोई भी जाति हो। प्राचीन समय में हमारे समाज में बहुत सी कुप्रथाएं थी, अर्थात लोग छुआछूत रखते थे। एक दूसरे को अपने पास बैठाने से, मनोरंजन साधनों में इकट्ठा करने से, धार्मिक स्थानों पर, पूजा घर स्थलों पर इत्यादि उन पर आने से रोक लगाते थे। उसी को आधार मानकर हमारे संविधान में आर्टिकल 17 जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, अस्पष्टता का अंत। हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है।
पहले क्या होता था राजशाही शासन में, अगर कोई भी व्यक्ति शासन का विरोध करता था केवल राजा की मात्र इच्छा के आधार पर उसे मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन अब हमारे संविधान में आर्टिकल 21 जोड़ा गया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के अगर प्राण लेने हैं तो उसे केवल एक विधि के माध्यम से लिए जा सकते हैं, न कि किसी की इच्छा के माध्यम से। उसमें एक शोषण का अधिकार जोड़ा गया है और सबसे बड़ा धर्म को मानने का, प्रचार करने का और अंत्य करने का अधिकार हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। और सबसे बड़ा अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अनुच्छेद 32, जिसमें अगर राज्य किन्हीं भी मूल अधिकारों का शोषण करता है तो उन्हें लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। उसके पश्चात हमारा शासन जो एक विधि के माध्यम से चलाया जाता है और हर व्यक्ति की विधि तक पहुँचो, इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान हमारे संविधान में करा गया है। अब शासन केवल सेंट्रल लेवल पर या राज्य स्तर पर नहीं होगा, उन्हें ग्राम पंचायत तक पहुँचाया जाए। अनुच्छेद 40 में स्पष्ट रूप से वर्णन कहा गया है कि हमारे राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। समान सिविल संहिता, पर्यावरण संरक्षण, पशुवध हत्या इत्यादि मूल अधिकार ये जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्र का कोई भी सब प्रमुख हो वह जनता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ये सभी अधिकार क्या दर्शाते हैं? ये सभी अधिकार दर्शाते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये होने बहुत जरूरी है और जो हमारे राष्ट्र के लिए प्रमुख है और उसके विकास के लिए जरूरी है। लेकिन वर्तमान समय जो है यह प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षण, कौशल इत्यादि का है और विश्व में सभी देश लगातार निरंतर वृद्धि करते हुए जा रहे हैं। लेकिन उनके बीच में एक आर्थिक पूंजीवाद है, जिसमें आदमी क्या होता है कि केवल अपने निहित स्वार्थ को ध्यान में रखकर सभी संसाधनों को अपने पास एकत्रित रखना चाहता है और एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल इन्हीं संसाधनों को अपने पास एकत्रित करता है, हमारे देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है, लेकिन उनका वितरण सही रूप से संचालन करने के लिए अधिकारों का वितरण किया गया है ताकि उनका शोषण ज़्यादा ना किया जा सके। और जो लोग उनका शोषण करते हैं, प्राचीन समय में हमने देखे होंगे, और मैं एक स्वामी विवेकानंद जी के उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, मैं उस व्यक्ति को तब तक दोषी मानूंगा जब तक वह पिछड़े हुए लोगों के आर्थिक संसाधनों पर शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का तो विकास कर लेता है, लेकिन उन लोगों के विकास में कोई सहयोग नहीं देता है। अर्थात जो लोग केवल अपने निजी स्वार्थ के आधार पर अपना विकास कर लेते हैं और जो समाज में पिछड़ गए हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग समाज में पिछड़ गए हैं केवल उन्हीं का हाथ नहीं होता, उनमें उन्हीं का भी हाथ होता है जो हमारी सामाजिक संरचनाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को लेकर आगे निकल जाते हैं और उनके विकास पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि समाज में हर वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी और ज्योतिबा फूले जी इत्यादि, जिन्होंने जो वर्ग पिछड़ गया या जिनका आर्थिक, मानसिक या सामाजिक शोषण हुआ, उनके विकास में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अगर मैं इसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँ तो मैं बाहर का उदाहरण, क्योंकि मैं अपने हॉस्टल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जिस समय हमारे हॉस्टल की नींव रखी गई होगी तो उन महापुरुषों के आदर्श विचार क्या रहे होंगे? त्याग, परोपकार, समाज सेवा, सत्यनिष्ठा इत्यादि। उन बुद्धिजीवियों के मन में यही आया होगा कि समाज में दो वर्ग हमेशा रहेंगे, एक आर्थिक कमजोर, एक आर्थिक संपन्न। अर्थात जो वर्ग आर्थिक कमजोर होगा उस वर्ग के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आएंगे और जो अपनी आर्थिक कमजोरी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन बच्चों को इस हॉस्टल में संरक्षण दिया जाएगा ताकि शिक्षा पर सभी का अधिकार है और शिक्षा के माध्यम से सब विकास कर सके। मेरा मानना है कि यह हॉस्टल प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक उन्हीं आदर्शों और मूल्यों पर चलता हुआ आ रहा है और वर्तमान समय में हमारे वार्डन साहब सचिन भैया जी और अध्यक्ष साहब सुनील भैया जी के नेतृत्व में उन्हीं आदर्शों पर चलता जा रहा है। और मैं अपने साथियों और अपनी तरफ से वार्डन साहब और अध्यक्ष साहब से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस हॉस्टल का नेतृत्व जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत प्रदान करी है, उन्हीं के आदर्शों, मूल्यों को, सिद्धांतों को ध्यान में रखकर चलाया जाए और हमें इन पर पूरा विश्वास है कि ये चलाया भी जा रहा है। मैं विगत वर्ष के कुछ कार्य आपको बताना चाहता हूँ। अभी हमारी लाइब्रेरी का पुनरुद्धार किया गया है दोबारा। उसमें नई AC की व्यवस्था कराई गई वार्डन साहब ने और उसमें मैट की व्यवस्था कराई गई, कुर्सी बिछवाई गई, RO के नए की व्यवस्था कराई गई। उसी के अतिरिक्त बाहर से पानी पिलवाने के जो मग आते हैं उनकी व्यवस्था कराई गई। ये सब चीज़ क्या दिखाती है? एक परोपकारी और समाजवादी समाज के सिद्धांत को दर्शाती है। और मैं वार्डन साहब और अध्यक्ष साहब का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ करा। लेकिन केवल ये अधिकार इन्हीं तक सीमित नहीं होते। आज हम 15 अगस्त पर सभी उपस्थित हुए हैं तो कुछ कर्तव्य हमारे भी बनते हैं। हम जितने भी विद्यार्थी हैं या हमसे पहले चले गए,
हम सभी को यहाँ एक संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में आप सभी देश का भविष्य हैं। आप किसी न किसी संस्था का हिस्से अवश्य बनेंगे। अगर आपके हित में या आपके संदर्भ में जो भी चीज़ हो, अरे इस हॉस्टल के विकास के लिए जो भी बनता हो, हमेशा इस हॉस्टल के विकास के लिए तत्पर रहें। आपसे जैसे भी अपेक्षा हो, आपके जितने भी निहित में हो, उतना कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहें। इसी के साथ में वार्डन साहब और अध्यक्ष साहब को आप सभी और अपनी ओर से तिरंगा रूपी माला पहनाकर उनके कार्य को ध्यान में रखकर, क्योंकि अगर अच्छे कार्य करे जाएँ तो उसे सम्मानित करना चाहिए और बुरे कार्य करे जाएँ तो उन्हें सुधार के लिए अवसर देना चाहिए, ना कि उसे दंडित करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। तो वार्डन साहब और अध्यक्ष साहब ने हमारे लिए इतना कुछ करा है और कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में हम रहें या ना रहें, वार्डन साहब अध्यक्ष साहब तो रहेंगे ही, ये ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और हम इनसे यही कामना करते हैं कि आप उन आदर्शों और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इस हॉस्टल का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भाई, ओम ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी कि संविधान में क्या लिखा है, और साथ ही साथ हमारी तारीफ भी की एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा करते हैं। ओम भाई के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं मिली है, लेकिन जो इनके अंदर जुझारूपन में देख रहा हूँ, ये लगे हुए हैं धीरे 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 अपनी चाल से अपने उद्देश्य के प्रति ये लगे हुए हैं। तो भगवान से कामना है कि जल्दी ही इनके उद्देश्य की प्राप्ति। आखिर में दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। चाहे हॉस्टल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लोग चलाने वाले बुरे हैं तो वह हॉस्टल हमेशा बुरा ही रहेगा। और चाहे हॉस्टल कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वह हॉस्टल हमेशा अच्छा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।